नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो मैंने डेमो दिया था आप लोगों को, उसमें पॉलिटी की मैंने थ्योरी आपको पढ़ा दी थी। आज एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि क्लासेस चलेंगी कैसे, कैसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्लासेस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक टीचर से मिलवाऊंगा, उनका भी डेमो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। वो आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, रीजनिंग, और तीसरी चीज जो पढ़ाएंगे वो हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, काफी अच्छे टीचर हैं, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। फिजिक्स वाला में भी वो पढ़ाए हैं, पीडब्ल्यू में, और एक दो जगह ऑफलाइन पढ़ाते हैं। कृष्णा सर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं वो। तो आप लोगों को ये सेगमेंट तो कराएंगे। आपका एक एक वीडियो में डेमो के तौर पर यूट्यूब पर भी डाल दूंगा और अपने एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगा। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा सहयोग करिएगा, एक दो वीडियो देखिएगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। पहले एक दो बार समझने का प्रयास करिएगा और मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, मैसेज करके, कमेंट करके, कॉल करके, कुछ भी करके आप लेकिन बताइएगा कि क्या कैसा आपको समझ में आ रहा है या फिर आपको नहीं आ रहा है। ये सेगमेंट हो गया। दूसरा, एक मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन टीचर से आप लोग का मार्गदर्शन मिलेगा। वो अब उनकी फीस दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन वो चूंकि हमारे मित्र हैं इसलिए वो आप लोगों को पढ़ा देंगे। वो ऐसे पढ़ाएंगे आप लोगों को। वैसे तो ये यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे आप लोगों को पढ़ाएंगे। बहुत बड़ी संस्थान में इन्होंने काम किया हुआ है, वो खुद ही अपना परिचय दे देंगे। मैं क्या बताऊं उनके बारे में। आएंगे एक दो दिन में, उनका भी एक दो डेमो मैं जरूर यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। ऐसे हो गया। यही आपको पत्र लेखन भी सिखाएंगे। हिस्ट्री के भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखिए, एग्जाम की डेट की अगर हम बात करें तो मेरे एक मित्र हैं जो आयोग में हैं, तो उनके अगर बात को माना जाए तो वो हमसे कह रहे थे कि पेपर मार्च के लास्ट में होगा। अगर पेपर मार्च के लास्ट में होता है दोस्तों, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब हम चीजों को और अच्छे से कवर कर पाएंगे। नहीं तो उनका कहना ये था कि फरवरी जनवरी में तो नहीं होगा, या तो फरवरी लास्ट में होगा, फेब लास्ट में होगा, या फिर मार्च लास्ट में होगा। तो जहां तक उन्होंने ज्यादा उनका जो दबाव था, 70% चांसेस उन्होंने बताए कि मार्च के लास्ट में पेपर होगा। दोस्तों, अगर मार्च के लास्ट में पेपर होता है तो हमारे पास एक दो महीने और समय, क्योंकि हमारा जो ये बैच है, मैंने ये टारगेट रखा था जनवरी में खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर पेपर खिंचता है तो बैच भी आपको मैं और अच्छे से करा दूंगा। अभी जो चीजें हैं वो बहुत एलेबरेट करके चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे नहीं पहुंचा जाएगा। सर पढ़ाएंगे, वो भी आपको मैथ काफी अच्छे से पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, वो भी काफी अच्छे से पढ़ाएंगे। हिंदी में कुछ चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आपको तद्भव तत्सम या विलोम शब्द दे दिया गया, तो विलोम शब्द में जो रूल्स हैं वो समझाने के बाद, 50-100 एग्जाम्पल समझाने के बाद आपको कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, उस नोट्स में जो कुछ भी होगा आप रट डालिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो समझाई नहीं जाती कि और रटी जाती हैं, तो उसमें आप नोट के माध्यम से रट लीजिएगा। ठीक है। बाकी आप लोगों को एक चीज मैं और दिखा देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, ये तो हमारा क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले भी आप लोगों को कुछ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इसके पहले भी आप लोगों को कुछ दिया जाएगा आपके होमवर्क के तौर पर। क्या दिया जाएगा, एक सेकंड में बताता हूं आप लोगों को। थोड़ा सिस्टम समझने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये सारी चीजें जब मैं समझ जाऊंगा तो आप लोगों को और बेहतर हो जाएगा। एक सेकंड। एक सेकंड। एक सेकंड, मैं आता हूँ, दिखा देता हूँ क्या कैसे आप लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए, ये आप लोगों को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। ये आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ये किसके तौर पे दिया जाएगा आप लोगों को, ये नोट्स के तौर पे दिया जाएगा। ये आपका नोट्स है, और ये नोट्स आपको पढ़ के आना है। ये काफी अच्छा नोट्स है। जैसे हम पढ़ाएंगे भारत का संवैधानिक विकास,
तो संवैधानिक विकास जब पढ़ाएंगे तो ये आपका पढ़ के आपको आना पड़ेगा। देखिए भारत का संवैधानिक विकास, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हुआ था, और जब क्राउन का शासन आया उसके बाद कौन सा हुआ था, ये भी हमने उस जब डेमो लेक्चर है उसमें बताया था। तो ये देखिए दोनों, और इसमें सारी थ्योरी आपको दी गई है, ये आप एक बार पढ़ के आएंगे। क्लास शुरू होने के पहले ये आप पढ़ के आएंगे, पढ़ के आएंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, लेक्चर देंगे, तो वो चीजें बहुत बेहतर। लेकिन आपको उसी जैसे मान लीजिए कल कोई क्लास चलनी है तो आज रात में ही या फिर आज सुबह ही आपको एप्लीकेशन पर दे दिया जाएगा, ये आप उसको पढ़ के आइएगा, और पढ़ के क्लास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में आपको नोट्स भी मिल गया और क्वेश्चन आंसर भी मिल गया, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया हूं। और जो और चीजें हैं, जो आज की हमारी क्लास है, ठीक है, जो हमारी क्लास है वो मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो 3-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन आज थोड़ा सा और हम अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन, यानी कि पहला चैप्टर ही हम खत्म कर लेंगे। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम खत्म ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी पहली क्लास होगी पॉलिटी की। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से हमारा कुछ नहीं होगा। हम पूरा इस चैप्टर से जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं। नहीं, देखिए 2-3 क्वेश्चन कराया था, आज वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन हम लगभग इसमें जितने चैप्टर जितने सवाल बन सकते हैं सभी सवाल हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सवाल कवर किए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिए वाइट बैकग्राउंड पे थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो आपके संवैधानिक विकास है, इसमें जो जब कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन कब तक था, 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद से ही क्राउन का शासन आया था। तो 1857 तक जो है वो आपका कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था, और 1858 के बाद 1858 से लेकर के 1935 तक, ठीक है, ये आपका क्राउन के अंतर्गत आया था। तो आज हम इसी से देखेंगे। तो हमारा इसमें 2 चैप्टर निकल के आता है, एक जो कंपनी के शासन के समय संवैधानिक विकास, और दूसरा क्राउन के शासन के समय संवैधानिक विकास। तो दोनों में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, कितने सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको एक एग्जांपल हम दिखाते हैं उसके बाद करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जबरदस्ती कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड, देखिए जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये देखिए पूरा हमने बता दिया था। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। अब जिसने डेमो क्लास हमारी देखी होगी वो तुरंत वो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताएंगे कि इसका आंसर सर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों का एक्सप्लेनेशन यही कर दूं, कर देना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे अभी कि जो हमने क्वेश्चन डिजाइन किया है, देखिए इसमें आपको तुरंत यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए 1784 एक्ट में क्या हुआ था, 1813 एक्ट में क्या हुआ था, 1833 एक्ट के एक्ट में क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए और तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो इस सभी एक्ट से आपको 1-1, 2-2 सवाल मिल जाएंगे, तो आपको जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1773
ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें जो दिया जाएगा आप लोग पीपीटी ये भी दी जाएगी, जो मैंने नोट्स दिखाया वो भी दिया जाएगा और ये भी पीपीटी आप लोगों को दी जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले जो एक्ट की बात है तो उसमें आप ये याद कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी स्थापना 1773 एक्ट के थ्रू जरूर हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। एक्ट कौन सा था, 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन बना कब सर्वोच्च जो न्यायालय है वो बना 1774 में। और सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। इस क्वेश्चन में इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, लेकिन देखिए अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से, ये चार नहीं होगा, कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताना है। अच्छा, सही है, कौन सा सही नहीं है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो जो पहला ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, पहले प्रश्न में आपको दिखा होगा। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आप बता सकते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो लेमेस्टर नहीं थे, कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो दूसरा तो गलत है। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा केवल एक, दूसरा सही नहीं होगा। ठीक, तो आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा, यही फायदा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करिए। अब देखिए तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो ए बी सी इधर दिया है और 1 2 3 सूची 2 में दिया है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना सूची 1 में कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। देखिए मिलान वाले में एक चीज आप देखते, हमेशा आपको एक चीज का फायदा देखना पड़ेगा, मिलेगा फायदा, हमेशा मिलेगा भी। तो देखिए आपको इसमें ढूंढना है कि एग्जैक्ट आपको कौन सा पता है। अगर मान लीजिए ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है, ठीक है, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है, तो देख लेते हैं। ये जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये मान लीजिए आपको नहीं पता है। दूसरा लेकिन आपको कंफर्म पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, किस एक्ट के द्वारा? ये हुई थी आपकी 1773। इसको नियामक अधिनियम भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आप याद रखिएगा। तो इसका कंफर्म है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। तो दूसरे में ए आएगा, ये तो कंफर्म है। तो दूसरे में आप बी में दूसरे 1 देखिए कहां है, बी में आपको एक ही जगह दिखेगा, ये बी में, ठीक है। तो आप आराम से इसको और बिना ऑप्शन देखे भी लगा सकते हैं। बाकी दूसरा भी आपको पता ही होगा कि इंग्लिश मिशनरियां कब भारत में आई, तो आपको बताया था मैंने कि 1813 के एक्ट में ये किया गया था। बाकी ए में आपका जो है वो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी 1784 में। और जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये तो 1833 में हुआ था। तो आंसर आपका हो गया 2 1 3 4 यानी कि पी। ठीक, अभी मैं स्पीड इसलिए स्लो किया हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि किस टाइप का ये चलेगा। बहुत सारे हमारे दोस्त पहली बार यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे ये हमारा बैच चलेगा। काफी अच्छा रहने वाला। देखिए इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको आराम से मिल जाएगा, देख सकते हैं कैसे। देखिए नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा हुई थी, 1773 एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1784 के जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है, इसमें क्या हुआ था,
1784 में हुई थी नियंत्रण परिषद की स्थापना, और इंग्लिश मिशनरियों को जा करके अपने धर्म का प्रचार करिए, ईसाईकरण की नीति ये लोग अपनाए थे, वो 1813 की बात है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्त की गई थी वो आपका 1833 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या सवाल है, पढ़िए, सवाल को पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के एक्ट द्वारा, या फिर प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद? अब आपको पता होगा। देखिए, जो अंग्रेजी शिक्षा की नीति है वो ये जो जिम्मेदार है वो 3 एक्ट के द्वारा हुई थी। तीनों जो भी एक्ट है तीनों, चार्टर एक्ट के द्वारा बात की गई थी 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करने की। बाकी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में भी ये भी शिक्षा के लिए था। और प्राच्यवाद और आंग्लविद विवाद जो है, प्राच्यवादी और आंग्लवादी यानी कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और कौन सी शिक्षा दी जाए, कौन सी शिक्षा दी जाए, भारतीय शिक्षा दी जाए और माध्यम क्या हो। बाद में डिसाइड हुआ कि जो शिक्षा दी जाएगी वो प्रगतिवादी होगी और माध्यम जो उसका होगा अंग्रेजी होगा। तो आंग्लवाद और प्राच्यवाद विवाद हुआ था, तो इसके ये भी शिक्षा से रिलेटेड ही था, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं कि क्या है ये एक्सप्लेनेशन, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटेशन शिक्षा प्रणाली प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। यानी कि बात की गई थी 1813 में, लेकिन जो उसका ग्रांट किया गया वो 1823 में। ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसका ये हो गया आपका जो एक्सप्लेनेशन था। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को देखें, 5वां नंबर। किस अधिनियम के द्वारा, ये अभी जो हमारा चल रहा है ये कंपनी के शासन हेतु है, अभी ब्रिटिश का शासन नहीं आया, तो कंपनी के शासन हेतु जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है उससे कितने सवाल निकल सकते हैं, मैं सब तोड़ के इसमें 3-4 किताबों से रख लिया हूं। तो सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? बहुत अच्छे से मैंने इलेबरेट किया था इसको, डेमो क्लास आप जरूर देखिएगा। पहली क्लास उसको मान लीजिए, पेड कोर्स के लिए पहली क्लास है और ये दूसरी क्लास है। ये दोनों क्लासेस जाएंगी, उसमें गई हुई हैं ऑलरेडी। और यूट्यूब के लिए ये आप देख से, अगर आपको परचेज करना हो तो कर सकते हैं। अभी भी इसमें 300 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। देखिए, सवाल है कि पहली बार कब, इसमें स्पष्ट तो पूछा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त किया गया था एकाधिकार या आपका 2 चीजों पर छोड़कर। तो देखिए, 1813 का जो एक्ट था उसमें यह कहा गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को अगर छोड़ दिया जाए तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि बस दोनों पर यह रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का एकाधिकार, और बाकी समाप्त कर दिए गए। तो इस हिसाब से हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 1833 का चार्टर अधिनियम है तो ये भी कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि इसमें पूर्णता समाप्त कर दिया गया था, पूर्णता एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय पर भी और चीनी पर भी। ठीक, अब दोनों ऑप्शन में आ गए हैं तो आप लगाएंगे कौन? वैसे आप लगा दीजिएगा इसमें 1833, अगर पूर्णता पूछा है। संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़, अच्छा चाय और चीनी के साथ छोड़ करके पूछा है, तब तो इजी है सवाल। ठीक है, 1813 का अधिनियम। ठीक, ये अब 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम यही पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यहां ना पढ़ने
का जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमने इसमें सवाल डाल दिया है कि उससे रिलेटेड भी आपको सवाल इसमें मिलेंगे। देखते हैं क्या सवाल है। ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। जो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल ये पढ़िए आप लोग। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? अब देखिए वही सवाल है दोबारा। तो लेकिन इसमें 1833 है नहीं, दिक्कत इस बात की है। लेकिन अगर इसमें 1833 होता तो 1833 सही हो जाता, लेकिन 1833 है नहीं, इसलिए हम लगा देंगे 1813। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात की जाए, अगर बोला होता पूर्णता खत्म कर दिया गया तो हो जाता आपका 1833। समझ पा रहे हैं आप? 1833 नहीं है, इसलिए मैंने 1813 लगा दिया। और इसके पहले सवाल में चाय और चीनी बताया था, एक्सप्लेन किया था, चाय और चीनी को छोड़ करके तब 1813 हुआ था। ठीक, इसमें आप गलत मत करिएगा, बहुत लोग गलत करके चले जाते हैं। अगला हमारा सवाल है 7वां नंबर सवाल। 7वां सवाल क्या है देखते हैं, पढ़िए आप लोग भी पढ़िए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, चलिए ये क्वेश्चन यही था कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तीसरी बात क्या है? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अब इसमें से कौन सा आपका सही है ये बताना है। तो आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए ये जो है तीसरा नंबर सवाल, तीसरा जो ऑप्शन है ये तो आपको ये सही लग रहा है आपको? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं अभी नहीं आया था। ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा बिल्कुल सही है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, बिल्कुल सुदृढ़ किया। 1773 एक्ट में हम शुरू किए थे उस पर नियंत्रण करना, और 1773 के बाद 1784 और 1792 और 1792 के बाद ये एक्ट जो आया है वो कौन सा एक्ट आया है? 1813। तो जाहिर सी बात है क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने नियंत्रण को स्थापित किया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें सुदृढ़ किया था, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा हमारा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखते रहिए कि किस टाइप का आपकी ये चलेगा। एक्सप्लेनेशन बहुत स्पष्ट तरीके से दिया गया है, आप लोग पढ़िए। मुझे उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी समाप्त कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया तथा, आप देखिए मैं बताता हूं क्या हुआ। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है, एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त करने के बाद यह बोला गया कि 20 साल तक आप कर और राजस्व वसूल सकते हैं। ठीक, 20 सालों तक। इसके बाद 1833 में क्या किया गया था? 1833 में चाय और चीनी पर भी खत्म किया गया था। उसके बाद बोल दिया गया कि क्राउन कभी भी ये समाप्त कर सकता है आपके शासन को, कंपनी के शासन को, उसी की सरकार समाप्त कर रही है। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कैसे आपका ये पूरा कोर्स हमारा चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल पढ़िए आप। अगला सवाल क्या है पढ़िए। किस अधिनियम ने
भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? जो पढ़े होंगे, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है, आपको पता ही है, जो पढ़े हो तुरंत बता देंगे कि चार्टर एक्ट 1833, इसी अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा, इसमें बोला गया कि आप भी शासन में भागीदारी करिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जो एग्जाम्पल के तौर पर डेमो क्लास चल रही है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूं ये क्लास चलेगी कैसे। देखिए चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी। ये कोई जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है, यहीं से शुरू किया गया, प्रशासन में भारतीयों की भी भागीदारी होने लगी थी। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं इसमें मैं जरूरी समझता, क्योंकि आपको ऑप्शन में जो चीजें मिल रही हैं वो कोई ना कोई उसमें क्वेश्चन बना दिया गया है, तो रिपीटिशन होगा बार बार। तो या तो आप वहीं पढ़ लीजिए या फिर आप एक्सप्लेनेशन, जैसे 4 ऑप्शन आया, एक एक्ट आया 1833, आपका 1833 आया ऑप्शन में ही, 1813 आया, 1773 आया। तो ऑप्शन मान लीजिए सही जो है, जो आपको बताया था कि एक अधिकार समाप्त कर दिए गए चाय और चीनी पे छोड़ के, 1813 तो सही हो गया, लेकिन चाहिए क्या कि यहीं पर सभी का एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। लेकिन आपको आगे देखने को मिलेगा कि इसका भी सवाल मिलेगा आपको और इसका भी सवाल मिलेगा आपको, तो एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समझ जाएगा और आपको पीपीटी पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा सवाल है क्या है देखते हैं, पढ़िए। ये इसका हो गया, सवाल क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए ऑप्शन में आया था 1892, चाहते तो वहीं पढ़ लेते, लेकिन मुझे पता है कि आगे क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, और दूसरा ऑप्शन है, बोर्ड पे पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, और तीसरा ऑप्शन है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसमें से सही कथन आपको बताना है। देखिए इसमें से आपको सही कथन बताना है। यह सवाल आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में। ठीक है, और ये इसमें तीनों गलत है। ये आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में सवाल, लेकिन आयोग ने बाद में इसको डिलीट कर दिया था, और इसमें ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आयोग था ये डिलीट कर दिया था, पीसीएस 2021 में ये सवाल आया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों तीनों सही नहीं है इसका। ठीक है, और इसमें बताना है कौन सा सही है। अगर ये होता, ऑप्शन ये बोल दिया जाता कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो भी ये ऑप्शन में सही मान लेता। ठीक है, लेकिन ये गलत है, मैंने इसको देखा तो इसमें सुधार किया है। ठीक है, ऑप्शन ये गलत क्यों है देख सकते हैं आप कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लागू नहीं हुआ था। इसमें शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 20 जून को, और 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। ऑप्शन में क्या है, इसी दिन लागू किया गया था? नहीं, शाही स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन इसको लागू किया गया था 1893 ईस्वी में। तो इस प्रकार से कथन एक आपका गलत हो गया। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। दूसरा ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होंगे, सरकारी नहीं होंगे, गैर सरकारी होंगे। ठीक है,
तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें तीनों सवाल आपके गलत हो जाते हैं। दूसरा गलत साबित हो गया, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसमें लिया गया ना, अनुमति ले सकते थे लेकिन तत्काल वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है और आपका इसमें तीनों गलत है। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है? सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, नहीं पूरक प्रश्न नहीं, 6 दिन की अनुमति लेकर के पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब तक जो हम पढ़ रहे थे, देखिए इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो यहां तक जो हमने पढ़ा वो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। कंपनी का शासन जब समाप्त हुआ 1857 में, 1858 के एक्ट से, उसके बाद क्राउन का शासन आया। तो क्राउन के शासन में जो अधिनियम बना उसको हम अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम चेंज हो गया, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। ठीक है, अब इसके सवाल चल रहे हैं। चलिए, तो इसमें ये हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा आप पढ़िए क्या है तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई? देखिए उसी सवाल को फिर पूछ लिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमने इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1892 का अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो पढ़ दीजिए। अगला सवाल जो है वो चौथा है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन को पढ़िए फटाफट। ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चिमस्फोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन पता होगा आपको, इसका आंसर क्या होगा? इसमें गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी बात की गई थी? पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी इसमें। तो इसको गांधी सांप्रदायिक निर्णय इसको कहा जाता है। तो गांधी जी ने ये बात कही थी, याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इजी है, ये सभी चीजें हमने पढ़ाई है। जब हमने डेमो क्लास लिया है तो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन में आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे भी ये रिवीजन क्लास है, आप लोग जो एक बार पढ़े होंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसी से फिर दूसरा सवाल बन गया। 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। इस जो इसके पहले आपने पढ़ा एक्सप्लेनेशन, उससे बता सकते हैं आराम से इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पृथक निर्वाचन मताधिकार, यानी कि जो हमने बताया था कि मुस्लिमों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, जिसको गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, जिस 1909 का सॉरी। ठीक है, ये पांचवा हो गया। छठा सवाल देखते हैं क्या है। छठा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत इजी सवाल है, चारों ऑप्शन पढ़िए और फटाफट आप आंसर दीजिए। इसका चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बता सकते हैं इसमें कौन सा होगा? जी बिल्कुल बता सकते हैं, संघीय न्यायालय की बात की गई है, ध्यान रखना इसको। संघीय न्यायालय, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? किस एक्ट के द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1773 के एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको एलिजा एम्पे को बनाया गया था प्रथम मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये पूछा क्या है? पूछा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो 1935 है इसमें? नहीं, 1935 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जो हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है। अब इससे भी 2-4 सवाल बनेंगे आपको। ठीक है, देखिए, पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। किस एक्ट के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर अधिनियम की बात करें तो 1935, अगर डेट की बात करें तो एक्ट तो इसमें बन गया था, लेकिन बन के तैयार हुआ 1 अक्टूबर 1937। दोनों के डेट में अंतर होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? किस एक्ट के द्वारा? 1773 एक्ट के द्वारा हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन स्थापना इसकी कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ठीक है, उसी तरह एक्ट पहले बन जाता है, स्थापना बाद में होती है। तो एक्ट कौन सा है? 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन स्थापना कब हुई थी? ये 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। ठीक है, अब समझ में आ गया कौन सा, क्यों कोई नहीं सही है। अगला सवाल देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? सेम है। ठीक है, आप बता सकते हैं इसमें कि 1937। ठीक है, आप तो आप डेट भी बता सकते हैं, 1 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में नहीं। राज्यों में द्वैध शासन की बात करें तो किसमें किया गया था? 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन की बात की गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की बात कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। और देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, इतने सवाल है ना कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ें। हर टॉपिक से आप हर ऑप्शन का 1-2 सवाल आपको मिल जाएगा। 15,000 प्लस क्वेश्चन, इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम ही रखा है 15,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सप्रेस देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, क्योंकि उससे ही इसकी व्याख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, पढ़िए क्या है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 काफी इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, 1909, 1919, 1813, 1833, 1792, 1784, 1773, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। तो देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। अब इसमें बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही होगा इसमें सी, 1 और 3। देखिए, पहला और तीसरा इसमें सही दिया गया है, दूसरा इसमें गलत दिया है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना ये कब की गई थी? 1909 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है? 1919 का अधिनियम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो दूसरा इसका गलत है और इसमें सही उत्तर बताना भी है, तो इसमें सही हो जाएगा। चलिए, दिख तो रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा? क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है घेर के मैं खड़ा हो जाता हूं।
चलिए अगला जो सवाल, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, अब इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। अगला जो सवाल है 11 नंबर सवाल है, पढ़िए सवाल को क्या है। 11 नंबर सवाल, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरे दिल्ली में होना, और डी है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। अब देखिए इसका क्या होगा, क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे, जब अगर द्वैध शासन की बात करी जाती है तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई है, ठीक है, प्रांतों में, तो प्रांतों के द्वैध शासन की बात इसमें की गई है। तो प्रांतों में द्वैध शासन मतलब क्या होता है, एक तरफ आपका सरकार का नियंत्रण था। देखिए 2 तरह के द्वैध शासन की बात की जाती है, एक तो जो इनविजिबल है, कहा जाता है इनविजिबल, उस कहीं दर्शाया नहीं गया है, वो अलग है, और जो दर्शाया गया है वो अलग है। क्यों, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि ब्रिटिश क्राउन भी शासन कर रहा था और नाम मात्र का शासन था किसका, कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब इन्होंने रेगुलेशन लगाना शुरू किया तो फिर बाद में कुछ एक्ट ऐसे आए कि जैसे 1833 एक्ट के बाद ये बता दिया गया था कि कभी भी आपका शासन समाप्त कर दिया जा सकता है। तो जो इसकी बात की गई है वो क्राउन के शासन की बात की गई है और कंपनी की, ये द्वैध शासन हो गया। लेकिन एक द्वैध शासन की बात और की जाती है कि नाम मात्र का शासन जब कंपनी किया करती थी, नाम मात्र का शासन किसका हुआ करता था, भारतीयों का होता था, भारतीय राजवाड़ों का होता था, लेकिन जो उसका निर्णय लेता था पीछे से वो कंपनी लेती थी। इसी संदर्भ में एक चीज और बात की जाती है, कौन सी बात की जाती है कि जो जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तो उसमें जब अंग्रेज लोग जब नवाबों को बराबर हटा रहे थे, फटाफट एक नवाब के बदले दूसरा नवाब बैठा रहे थे, मतलब अपना पपेट बैठा रहे थे, जैसे मीर कासिम वगैरह, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बैठाया गद्दी पर, तो उसमें भी द्वैध शासन की बात की जाती है। जो शासन था वो तो नवाब का था, लेकिन जो निर्णय ले रहा था वो कंपनी ले रही थी, ठीक है। अब इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगला क्या है देख लेते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को पढ़िए क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस, कौन से माने गए थे जो आरक्षित थे। देखिए आरक्षित कौन कौन से थे, आरक्षित थे स्थानीय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन नहीं था, भू राजस्व ये था, और पुलिस, सब कुछ तो आपका आरक्षित हो गया। तो हस्तांतरित क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नाम मात्र का बचा। तो जो आरक्षित विषय था वो था आपका न्याय प्रशासन, न्याय केवल कंपनी कर सकती है, और दूसरा जो है स्थानीय स्वशासन को छोड़ दिया गया, भू राजस्व को आरक्षित विषय में रखा गया, और पुलिस को भी आरक्षित विषय में रखा गया। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों में, एक रिजर्व और दूसरा आपका जिसको कहते हैं ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व और ट्रांसफर्ड में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त व्यवस्था, पुलिस, सिंचाई भी, अगर ऑप्शन में सिंचाई नहीं था होता तो सही हो जाता, सिंचाई आदि को रखा गया। जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत आते थे, यानी कि गवर्नर निर्णय लेगा उस पर, और जो हस्तांतरित विषय थे उस पर कौन निर्णय लेगा, जो विधायिका बनाई गई थी, जो प्रांतीय विधायिका बनाई गई थी, ठीक है, उसके मंत्री। 13 नंबर सवाल पढ़िए क्या है।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, द्वैत शासन की शुरुआत भी हुई थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन, तो वहीं स्वायत्तता की बात की गई थी। तो इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया होगा, लेकिन आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। कब बनाई गई प्रथम बार द्विसदनी? ऑप्शन क्या है? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था ये जो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन बनाया गया था, कब? 1919 में ही बनाया गया था। ठीक है, 1919 में ही ये बनाया गया था, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये सब वही सवाल हैं 1919 के अधिनियम से। जब मैं अधिनियम पढ़ा रहा था, आपको बोला था ना एक एक करके अधिनियम पढ़ाऊं कि सवाल आ जाएंगे बीच में, तो ये सारे सवाल उसमें आ रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? अभी हमारा डिस्कशन इस पर हुआ था, बताइए इसका ऑप्शन, इसका सही क्या होगा, आप लोग बताइए। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, या फिर 1915 का एक्ट? तो आपको पता ही होगा, उसी से सवाल है ये, 1919 का ही लाया था। ठीक है, 1919 कौन सा है? सी है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल को देखिए क्या है। 16 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। मैं टैबलेट पे पढ़ रहा हूं, ताकि ये अगर इधर इस पे पढ़ूंगा तो मुझे दूर जाके पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। आप भी पढ़िए। 16 नंबर सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा कथन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें सही कौन सा होगा? देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ये पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि महिलाओं को मताधिकार तो दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी। कुछ महिलाओं के लिए की गई थी जो कि विशेष वर्ग से संबंधित हैं। विशेष वर्ग से संबंधित जो हैं उन्हीं महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन ये वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी महिलाओं को नहीं किया गया था। इसमें लिखा है सभी महिलाएं, इसलिए ये सवाल गलत है, ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। निम्न वर्गों के लिए देखिए क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। जो पृथक निर्वाचन था उसका ये विस्तार किया गया था, और कुछ वर्गों को, महिलाओं को इसमें पृथक निर्वाचन किया गया था इसमें। ठीक है, तो इसलिए दूसरा सही होगा, पहला सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। देखिए, यही इसमें लिखा है कि आपका 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था। ठीक है, और जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था, और इसमें दलित वर्ग, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। अच्छा, पृथक निर्वाचन मंडल का समझते हैं? पृथक निर्वाचन क्यों खतरनाक था?
गांधी जी ने क्यों कहा था इसको? जो देखिए, पृथक निर्वाचन का मतलब कि मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम नेता खड़ा होगा और दलित के लिए सिर्फ दलित नेता खड़ा होगा, ऐसे में तो असमानता फैल जाती, तो इसीलिए ये कहा गया था। ठीक है, और अंग्रेज यही चाहते थे कि आपस में इनको बांट दो और ये अलग, ताकि ये आपस में एक ना हो सके। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या है। भारतीय सिविल सेवा में, पढ़िए आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं यहां पढ़ता हूं। भारतीय सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। अब इसमें आपको सही का निशान लगाना है, इसमें आपका कौन सा सही होगा? देखिए, अगर हम सिविल सेवा की बात करें तो उसके संदर्भ में ये दोनों कथन आपके सही हैं। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक और दो इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है आप पढ़ सकते हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन है दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी कि आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 ईस्वी से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी थी। कब लंदन में, कब प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई थी? 1855 ईस्वी में। और भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर के लंदन में ही होती रही 1855 से लेकर के। अंततः क्या हुआ, भारत जब विरोध बढ़ने लगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भी आईसीएस की परीक्षा कब प्रारंभ हुई? 1922 ईस्वी में। याद कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले ये इलाहाबाद में हुई, उसके बाद दिल्ली में हुई थी, ये भी लिखा है देख लीजिए। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई, फिर बाद में दिल्ली में हुई। 1930 के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, ये पहली क्लास है, इसलिए मैं एग्जैक्ट जैसा लिखा है वैसा दिखा रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, पढ़िए आप लोग, पढ़िए, आंसर खुद दिया करिए। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? कब हुआ? 1926, 1937, 1945। अब इसमें कौन सा आपका सही है ये बताना है। केवल ए सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही हैं? तो देखिए, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा, पहला सही है, ए सही है और आपका सी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। ठीक है, ए और सी यानी कि सी। ये आपको याद करने वाला है कि केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, कब कब हुआ था ये आपको बताना है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम क्या दिया है। तो ठीक है, कुछ नहीं दिया है, वही जो प्रश्न में है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन क्या है? 1930, 1934, 1945, 1947। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा 1947। फैक्ट है, याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 1947 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इसमें। ठीक है, तो कितना होगा? 1947 नहीं होगा, 1945 होगा। ठीक है, ये गलत दिया है, 1947 नहीं होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1945 में किया गया था अंतिम निर्वाचन। ठीक है, याद कर लीजिए, इसमें गलत दिया है। ठीक है, और क्या है अगला देख लेते हैं क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। हाँ,
20 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किससे संबंधित है? वो आपका संबंधित होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन को पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन को क्या लिखा गया है कि यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 जो अभी है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार कब अध्यादेश का कॉन्सेप्ट आया था, तो वो आया था 1861 के अधिनियम से। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ये गलत मत करिएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी भारत में है वो किससे प्रेरित है? वो प्रेरित है आपका 1935 के अधिनियम से। 21 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1947। जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है ये किया गया था आपका आर्टिकल 1935 के द्वारा, आर्टिकल 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 1935 सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आप मेरे से पहले अपना आंसर लगाइए, तभी रिवीजन का मतलब समझ में आएगा। देखिए आप डिटेल पढ़ लीजिए क्या है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसलिए आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, आगे की क्लासेस में पढ़ के नहीं बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन मैं करूंगा जैसे टेस्ट में होता है, हर ऑप्शन को आपको एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर कंटेंट कैसा है इसलिए मैं आपको इसमें पढ़ के बता दे रहा हूँ। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक, ये भी याद कर सकते हैं। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था, सबसे जटिल। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, अब देखिए 1935 में क्या क्या हुआ अधिनियम में, तब भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सारी व्यवस्था इसी आर्टिकल के तहत आई थी, आर्टिकल 1935। देखिए इसी 3 फैक्ट से आपके 3 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 3 चीजें लाई गई थी। भारत सरकार की स्थापना इसी से हुआ था, संघीय न्यायपालिका, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? देखिए आ गया ना, यही हमने बताया था अभी। तो किस पे आधारित था? भारत सरकार मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको पता ही होगा, इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया ही है। तो क्या हो जाएगा इसका 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, ये दिया है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। काफी चीजें इसमें देखिए, क्या क्या इसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन ही से आपकी तैयारी क्यों हो जाती, मैं बार बार यही कहता हूं, खास करके जो एग्जाम 3-4 महीने में होते हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज इट इज पढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। हम इसको अच्छे से समझेंगे, संघीय सूची क्या होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची सब समझेंगे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का ये संकेत भी था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भी हुई थी, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसमें और भी सारी चीजें हुई थी जो इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अवशिष्ट शक्तियां होती है ना, अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं, किसको प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, अब अगला सवाल हम देख लेते हैं 23 नंबर। ये कौन था? 23 नंबर सवाल। हम तेजी पकड़ेंगे और अच्छे से हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे एक मित्र हैं जो कि उनका कहना है कि मार्च लास्ट तक पेपर होगा। अगर मार्च लास्ट तक होगा तो हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाएंगे, थोड़े क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, थोड़ी थ्योरी हम और पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे हिंदी के जो टीचर हैं उन्होंने क्लास रिकॉर्ड की है। हाँ, एक चीज और मैं अब आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे जैसे 50% 50-50 का अगर रेशियो देखें तो हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं 50% जॉब करते हैं। ठीक है, और इस 50 में 25-25 अगर डिवाइड करें तो 25 जो है महिलाएं हैं, हाउस वाइफ। ठीक है, और जो 25 है ये स्टूडेंट है हमारे। स्टूडेंट मतलब जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये 50% का सीधा कहना है कि सर आप लाइव तो मैं नहीं देख पाऊंगा, रिकॉर्डेड ही देख पाऊंगा। और इन 25% का भी कहना है कि मैं रिकॉर्डेड ही देख पाऊंगा, यानी कि 75:25 का रेशियो बन रहा है। ये अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैं अगर लाइव आपको पढ़ाता भी हूँ, लाइव मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, मैं लाइव कर दूंगा। मेरे पास तो हाई स्पीड इंटरनेट है, आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, बफरिंग करेगा, आपका समय लॉस जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको अगर डेली एक टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि डेली 10 बजे एक वीडियो आ जाएगा और उस वीडियो को आप लोग पढ़िए, उसमें जो डाउट आए इस ग्रुप में आप SMS के द्वारा भेजिए, उसका डाउट क्लियर आपको कर दिया जाएगा। ये सबसे बेस्ट रास्ता है कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए और 10 बजे। और क्योंकि कमेंट करने का वैसे ऑप्शन एप्लीकेशन में नहीं होता है, अगर मैं आपके कमेंट देखूंगा तो पढ़ेंगे हम लोग कब। ठीक है, बकवास तो यूट्यूब पे लोग बहुत करते हैं। लाइव क्लासेज में 20 सवाल कराते हैं 1 घंटे में, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो डेली लेटेस्ट एक वीडियो रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा आपको। एक शुरुआत में 1 क्लास, बाद में 2 क्लास। शुरुआत सुबह 10 बजे पहुंच जाएगी, उसके बाद उसकी PPT पहुंच जाएगी। उतनी सारी चीजें आप कैप्चर करिए, वीडियो को आप कभी भी देखिए। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव करा दूंगा, मुझे लाइव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपकी बफरिंग होगी, दिक्कतें आएंगी, आपके समय नुकसान होगा। तो एक समय आप बांध लीजिए कि 10 बजे डेली आपको एप्लीकेशन पर लाइव आ जाना है, क्योंकि 10 बजे डेली एक क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मैंने एक निर्धारित कर दिया है कि सैटरडे संडे आपकी हिंदी की क्लासेस चलेगी। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। बाकी GS जैसे चल रहा है वैसे डेली चलेगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, डेली क्या होगा, डेली आपका मंडे टू फ्राइडे GS चलेगा, और सैटरडे प्लस संडे आपकी क्लास चलेगी हिंदी की। हिंदी आपका खत्म हो जाएगा 10 क्लास में। इसके बाद इसकी जगह पे शुरू हो जाएगा एसए। फिर ऐसे भी आपका 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कर दिया जाएगा पत्र लेखन। GS जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। बाकी आपका इसी में हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हाँ इसी में हिंदी हुआ ना, इसी में मैथ रीजनिंग भी सैटरडे संडे ही खत्म होगा, मैथ और रीजनिंग। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये आपका सैटरडे संडे चलता रहेगा, और बाकी GS आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ठीक है, डाउट आपके डेली बेसिस पे क्लियर किए जाएंगे। जो एप्लीकेशन में ग्रुप बना है उस ग्रुप में आप तुरंत जोड़ दिए जाएंगे। वो ग्रुप पे आप अपने सिर्फ डाउट भेजिएगा, वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना स्पष्ट रखिएगा। बाकी अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या है। ये हो गया था 23 नंबर।
निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था। अवशिष्ट वित्तीय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ए तो सही है, ए सही है और बी सही नहीं है इसमें, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था ना, इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। प्रांतीय को किया गया था कि गवर्नर जनरल को किया गया था? गवर्नर जनरल की परिषद को किया गया था अवशिष्ट शक्तियां ना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही बताना है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, इसीलिए सही है। ठीक, बाकी ये सारी चीजें सही है आपकी। ठीक है, हो गया। अगला देख लेते हैं क्या है। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल को पढ़िए, आप खुद पढ़िए, अपना आंसर पहले आप लगा दिए करिए। ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में किया गया था लागू। कब किया गया था लागू? आपको पता होगा, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है आपका। ठीक है, एक ही एक्सप्लेनेशन के कई सवाल थे, और इससे जो हमारा संवैधानिक विकास है उससे आपके टोटल क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। इस दोनों चैप्टर से, 2 चैप्टर में विभाजित किया गया है संवैधानिक विकास। एक क्राउन के माध्यम जब शासन आया और दूसरा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। दोनों में से 50 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 50 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दावा है संवैधानिक विकास से अगर कोई आएगा तो। ठीक है, बाकी एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब? आपको पता है, 1935। बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बिना देखे बता सकते हैं आप, कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था 1935। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा ए। ये सब एक ही एक्सप्लेनेशन से इतने सवाल सॉल्व होंगे, कितने तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत संघीय शासन की स्थापना? ये भी बता सकते हैं आप। क्या होगा सही इसमें? बताइए फटाफट, इसका जो आंसर हो जाए। क्या क्या दिया? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 1909, 1919, 1935, 1947। जाहिर सी बात है 1935। ठीक है, 1935 सी होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? आप बताइए, अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधान पालिका, देखिए किसको दी गई थी, पढ़िए। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। किसको प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी आपके प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, हमने पहले एक्सप्लेनेशन में देख लिया था ये सारी चीजें। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन क्या क्या दिया है? अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, संयुक्त भारत, यूनाइटेड इंडिया, या फिर भारतीय परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से क्या बोला गया था? तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। एक ही एक्सप्लेनेशन से कितने सवाल आ रहे हैं, एक टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं, ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। अब इसमें से आपका कौन सा सही होगा? 1935 में स्वीकार किया गया था एक लिखित संविधान, देश के लिए एक लिखित संविधान। ठीक है,
जो कि अस्थाई, महत्वपूर्ण और अस्थाई अवयव इसमें से नहीं था। नहीं था, कौन सा नहीं था? ये तो है, बी है, सी है, डी है। लिखित संविधान की बात इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जो सही नहीं है वही आपका इसमें बताना है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बता सकते हैं कि किसके द्वारा ये उल्लिखित किया गया था, सबसे पहले लिखित संविधान? ठीक है, बताइए किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 30 नंबर सवाल पढ़िए क्या है फटाफट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपको पता ही होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देख लेते हैं। देखिए अब क्या क्या है इसमें, एक चीज ध्यान देने योग्य क्या बात है, देखिए वर्तमान का भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, कौन कौन? पहला क्या है? संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी, इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और एक प्रांतों में समाप्त हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। तो ये सारी चीजें 1935 के शासन की, 1935 के अधिनियम की विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं 31 नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत के अलग हुआ? रटने वाला सवाल है। वर्मा भारत से कब अलग हुआ था पता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके द्वारा हुआ था? या फिर 47? तो 1935 के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है। हो गया, कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने, इस चैप्टर में हमने क्या देखा? देखिए इसमें हमने देख लिया आपका पूरा का पूरा संवैधानिक विकास, जो कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में ये था, कवर किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाहर इतर आपका कुछ आना नहीं है। मैं आपको एक सेकेंड बस और रुकिए, दिखाता हूं। ऐसे ही हम सब करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ये जो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताया है, इसलिए बताया है कि ऐसे ही हमारा ये कवर किया जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद से बताऊंगा आपको, इसको पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आपका काम क्या है? जो टारगेट दिया जाए उसको पूरा करिए, बस। हमारी खुद ये कोशिश है कि हमारा पहला बैच है और मैं बेस्ट तरीके से इसको ले चलूं। जो एसए वगैरह के टीचर हैं काफी अच्छे हैं। देखिए हमने पहला चैप्टर इसमें खत्म किया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। यानी कि कंपनी का शासन जब समाप्त हुआ था, ब्रिटिश सरकार का शासन आया था, उसमें जो पारित अधिनियम थे, और कंपनी के तहत, ये दोनों हमने लगभग 50 क्वेश्चन में कवर किया। ठीक है, 50-45 जो भी रहे होंगे, इसको हमने कवर कर लिया। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ये दूसरा हमारा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब ये जो दूसरा चैप्टर है, तो इसमें देखिए क्या देंगे हम, आपको बता दें, हम आपको दिखाते चलेंगे कि हम इसमें आपको कैसे करेंगे। ठीक है, हम्म, एक सेकंड बस रुके रहिए।
मैं दिखाता हूं आपको। बस 1 मिनट और। देखिए, जैसे हमने पॉलिटी की क्लास 1 थी ये, और पॉलिटी की क्लास 2 हमने उसका सेव नहीं किया है शायद। चलिए, जैसे हमने ये नहीं दिखाया था पॉलिटी का क्लास 1, ये हमने नहीं दिखाया था आपको, ये देखिए। तो ये आपकी थ्योरी मिल जाएगी, एक दिन पहले आप पढ़ के इसको आएंगे, बाकी हम इसमें से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखा दूंगा किसी और क्लास में आपको। तो ये था पूरा हमारा क्लास नंबर 1, जो हमने कोशिश की आप लोगों तक ये पहुंचाने की कि हम क्लास को कैसे चलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सवाल है सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, समय बढ़ गया है, मार्च के लास्ट तक पेपर होने की संभावना है, तो हम तैयारी को थोड़ा मजबूत करेंगे। हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं, वो सारी चीजें आपको इलेबरेट करके पढ़ाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर तो बाद में कराएंगे, वो इलेबरेट करके पढ़ाएंगे। हिंदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है कि उनको आप चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ाइए, उनको देखिएगा और उनका रिव्यू भी आप लोग दीजिएगा कि कैसा वो पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।